नमस्ते दोस्तों। ब्रेन वेव यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आरबीआई के बारे में जानेंगे। आरबीआई की सब्सिडरीज के बारे में जानेंगे। आरबीआई नेशनलाइज क्यों हुआ था, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1920 में सबसे आसान बिजनेस हुआ करता था बैंक ओपन, क्योंकि उस समय उस पर कोई रेगुलाइज करने के लिए बैंक नहीं था। जैसे आज के दौर में आरबीआई रेगुलाइज करता है, सर्कुलर निकालता है, वो प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, उस सब बैंक को आरबीआई के सर्कुलर का पालन करना होता है। 1920 और 30 के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, कोई रेगुलाइज करने को नहीं था। तो प्राइवेट बैंक, बहुत सारे प्राइवेट बैंक ओपन हुए उस समय, तो वो फ्रॉड भी बहुत करने लग गए। तो पब्लिक ने जब कंप्लेन किया, तब अंग्रेज सरकार हुआ करती थी। तो अंग्रेज सरकार ने 1926 में एक कमेटी गठन की। उस कमेटी का नाम था हिल्टन एंड कमेटी। तो हिल्टन एंड कमेटी के अध्यक्ष थे हिल्टन एंड, और इन्होंने 8 साल लगातार काम करने के बाद अंग्रेज सरकार को रिकमेंड किया कि भारत में ऐसे एक बैंक होने चाहिए जो प्राइवेट बैंकों को रेगुलाइज करे। हिल्टन एंड कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद अंग्रेज सरकार ने 1934 में आरबीआई का गठन किया, और इसलिए आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ। उसके अंतर्गत आरबीआई काम करने लग गया। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना हुई, तब आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था। उसकी इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ थी, और जो भी इसके शेयर थे उसमें गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं था। सब जो शेयर थे वो प्राइवेट ओनर थे। और इनका जो हेडक्वार्टर हुआ था 1934 में, वो कलकत्ता था। उसको बाद में 1937 में मुंबई में शिफ्ट करवा दिया गया। अभी हम जान लेते हैं आरबीआई के गवर्नर के बारे में। आरबीआई का सबसे पहला गवर्नर था सर ऑब्सर्न स्मिथ। उनका कार्यकाल 1935 टू 1937 तक था। उसके बाद जो सेकंड गवर्नर था वो थे जेम्स टेलर, 1937 टू 1943। और जो थर्ड गवर्नर था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक भारतीय पहले गवर्नर बने थे। उनका नाम था सीडी देशमुख। वो 1943 टू 1949 तक कार्यरत थे। सो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, वो जो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा पूछा गया कि भारत के पहले भारतीय पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे, होते सीडी देशमुख। जैसे मैंने बोला, आरबीआई एक प्राइवेट कंपनी थी, तो राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम जान लेते हैं। जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो भारत के सामने सबसे बड़ा बड़ा सवाल था टू डेवलपमेंट जो था वो रूरल एरिया में होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, प्राइवेट बैंकों को बोला कि आप अपने ब्रांचेस रूरल एरिया में ओपन करो। तो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो बैंक से लोन ले और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन ये प्राइवेट बैंक तो जाने नहीं वाले थे, और आरबीआई भी तो खुद एक प्राइवेट बैंक भी था। उस समय भारत में कोई सरकारी बैंक नहीं था। तो भारत सरकार ने आरबीआई को बोला कि आप बताओ प्राइवेट बैंकों को कि वो अपने शाखाएं, अपने ब्रांचेस और रूरल एरिया में जाके ओपन करें और भारत को उसका फ़ायदा हो। लेकिन आरबीआई खुद एक प्राइवेट बैंक था, तो ये हो ना सका। तो फाइनली 1949 में भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया, आरबीआई को ही राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब नेशनलाइज कर दिया। तो जब आरबीआई नेशनलाइज हुआ, लेकिन आरबीआई के पास ऐसा कुछ एक्ट नहीं था उसके थ्रू आरबीआई बैंक पे रेगुलर करे। आरबीआई का खुद का एक एक्ट था 1934, जिसके अंदर का आरबीआई काम करेगा। लेकिन आरबीआई बैंकों पे रेगुलाइज कैसे करेगा, कोई तो एक्ट होना चाहिए ना। तो 1949 जनवरी में भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया, उसका नाम था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो जो भी बैंक उस समय थे वो सब आरबीआई को फॉलो करना चाहिए, ऐसा उसका एक्ट का मीनिंग था।
आज के दौर में भी सब बैंकिंग जो है मतलब नेशनल बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू ही काम करते हैं और सब आरबीआई को फॉलो करते हैं। मतलब आरबीआई जो भी सर्कुलर निकालता है, जो भी रूल्स लाता है, उसको फॉलो किया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही था नेशनलाइज के पीछे। अभी हम देखेंगे आरबीआई के सब्सिडरीज। आरबीआई के 5 सब्सिडरीज है। नोट प्रिंटिंग, नोट मुद्रम प्राइवेट लिमिटेड, तकनीकी सेवाएं और साइबर सुरक्षा और डिपॉजिट बीमा। तो अपन आज एक एक करके एक देखते। DICGC दोस्तों, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसका एक्ट 1961 में पास हुआ था। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1978 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर किधर है दोस्तों? मुंबई है। एग्जाम में पूछा जाता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DICGC, तो मुंबई है। अभी इसको हेड कौन करता है? डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं उसमें से एक। हम आगे जानेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कितने लोग होते हैं आरबीआई में, वो बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन अभी हेड कौन करता है? डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। और DICGC का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों? अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक बैंक है और उसमें आपके कुछ पैसे डिपॉजिट है, और मानो वो बैंक करप्ट हो गया, वो बैंक किसी कारण की वजह से बंद हो गया, तो आपके पैसे का क्या? आपको पैसा मिलेगा या नहीं? तो देखो दोस्तों, DICGC आपको आपके डिपॉजिट पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है 5 लाख तक। आपके जिस बैंक में पैसे होते हैं ना, वो बैंक DICGC का इंश्योरेंस पे करता है। मतलब बैंक थ्रू आरबीआई, वो बैंक थ्रू आपको पैसा देगा। सपोज आपका 10 लाख रुपए किसी बैंक में जमा है और वो बैंक बंद हो गया, तो आपको 5 लाख तक आते विद इन 19 डेज, 90 दिन के अंदर वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और इसमें सब इंक्लूड होता है, RD, FD, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ऐसा नहीं कि हर अकाउंट के 5 लाख, नहीं, टोटल 5 लाख तक आपको पैसा वापस मिलता है। और किसी के 4 लाख है तो पूरे 4 लाख आ जाएंगे। लेकिन किसी के 5 लाख के ऊपर है तो ऊपर के पैसे नहीं आएंगे, लेकिन 5 लाख तक गारंटी होती है, वो रिटर्न आएंगे। फिर दूसरी सब्सिडीज है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। इस्टेब्लिश ईयर 1995, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और दोस्तों, भारत में 4 जगह नोट प्रेस किया जाता है। एक है नासिक, दूसरा देवास, तीसरा मैसूर और सालबुनी। लेकिन जो नासिक देवास है वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन ये जो 2 मैसूर और सालबुनी है, ये प्राइवेट ओनर है, प्राइवेट बोला जाता है इसको, प्राइवेट कंपनी। ये BRBNMPL के अंदर आता है। अभी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2006। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। इसके अंदर 2 प्रेस आते हैं दोस्तों, एक नासिक और एक हैदराबाद। और करेंसी नोट प्रेस एट देवास एंड नासिक, जो मैंने आपको अभी बताया। नासिक और देवास में भी प्रिंटिंग प्रेस आता है। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर और 4 मिंट जो सिक्के होते वो भी आते हैं, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। आपको पता है सिक्के के पीछे कोई डायमंड होता है, डायमंड जैसा शेप होता है, वो मुंबई में बना होता है। आप सिक्के के पीछे देख के बता सकते हो ये किधर बना है। कलकत्ता में बना है तो उसके पीछे कुछ भी नहीं होगा। एक स्टार बना है तो हैदराबाद, और नोएडा के लिए एक डॉट होता है। अब हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ मेंबर। टोटल 21 मेंबर्स होते हैं आरबीआई में। आरबीआई को चलने का काम सिर्फ गवर्नर का नहीं होता, इसके लिए होती है आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस बोर्ड में होते हैं आरबीआई गवर्नर, जो बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं, 4 डिप्यूटी गवर्नर और 10 मेंबर भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, और 4 डायरेक्टर्स महत्वपूर्ण क्षेत्रों से, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।